हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ स्टैटिक। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक रॉड है, वो दो रस्सियों से हैंग्ड है, इस तरीके से, और पूरी रॉड की लेंथ L है। ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, और ये दूरी है 3L/4, और तो ये बची हुई दूरी ऑब्वियसली L/4 हो जाएगी। नाउ हमें बताना है डिटरमाइन द टेंशन इन द रॉड का मास M दे रखा है। तो M अगर मास दे रखा है तो जो ग्रेविटी है वो मैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई करूंगा, विच इज सेम है सेंटर ऑफ मास। तो मतलब बीचों बीच, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो यहां पर एक्ट करेगी mg। बाकी ये टेंशन T1 मान लेता हूं और याली टेंशन T2। तो मुझे T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है बेटा। तो पहली बात फोर्स बैलेंसिंग करूंगा तो T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल टू mg। ये तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन केवल इस इक्वेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें टॉर्क बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। तो सवाल है किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। सेंटर का नाम C दे देता हूं, तो जवाब है हर पॉइंट के अबाउट, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस होना चाहिए। जैसे मैं A पर बैठ जाता हूं, तो A पॉइंट के अबाउट अगर बैठूंगा तो मुझे T1 का टॉर्क नजर नहीं आएगा, तो उस केस में mg और T2 का टॉर्क नजर आएगा। mg का टॉर्क क्लॉकवाइज और T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो टॉर्क बैलेंसिंग के लिए इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड एक डायरेक्शन के टॉर्क रखूंगा और इक्वल टू साइन के दूसरी तरफ दूसरी डायरेक्शन के टॉर्क रखूंगा। तो ये हो जाएगा mg इंटू L/2, दैट शुड बी इक्वल टू T2 इंटू 3L/4। L से L कटा, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो यहां से देखेंगे तो mg 2mg/3 इज इक्वल टू T2, और इसको यहां पुट करेंगे अगर, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी mg माइनस 2mg/3 विच विल बी mg/3। तो ये आया बेटा A पर बैठकर न्यूटन्स लॉ लिख के। मैं जरा C पर बैठकर न्यूटन लॉ लिखता हूं जरा, मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के। तो यहां बैठ के अगर देखूंगा तो ग्रेविटी का टॉर्क नजर नहीं आएगा, तो यहां पर बैठ के मुझे T1 का टॉर्क नजर आएगा और T2 का टॉर्क नजर आएगा। तो T1 का टॉर्क नजर आएगा T1 इंटू L/2, मतलब ये दूरी L/2 होगी। दैट शुड बी इक्वल टू ये टॉर्क क्लॉकवाइज और ये वाला टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, और ये दूरी हो जाएगी L/4, ये L/2 है माइनस L/4, तो T2 इंटू L/4। तो यहां पर से देखेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आ गई T2 इज इक्वल टू 2T1। अब यहां पुट कर दीजिए, तो T2 की जगह 2T1 डाल दूंगा, तो 3T1 इज इक्वल टू mg। तो T1 की वैल्यू आ गई mg/3। देखेंगे ध्यान से, सेम आंसर निकल के आ रहा है, और T1 mg/3 है, तो T2 इज 2 टाइम्स T1, तो 2 mg/3, ये भी सेम आंसर निकल के आ रहा है। मतलब यहां से मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप B पॉइंट के अबाउट भी करके देखिए, फिर इस पॉइंट के अबाउट भी करके देख लीजिए, मतलब बिल्कुल वो कॉर्नर के पॉइंट के अबाउट भी, तो भी आंसर सेम निकल के आएगा। ट्राई करिए खुद एक बार, ठीक है। नाउ तो यहां पर हमने पिछली क्लास में हमने स्टैटिक के क्वेश्चंस करके हम डायनेमिक्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमने बात की थी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, विच इज नॉन आइडियल पुली। मतलब ऐसी पुली जिसका मास होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और वो पुली रफ होती है, और इतनी रफ होती है कि उस पर जो रस्सी है वो स्लिप नहीं करनी चाहिए। बेटा जो आइडियल पुली है उस पर रस्सी स्लिप करती है, उस पर जो पहले हमने पढ़ी है, बट अब रस्सी स्लिप नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर एक नया कंस्ट्रेंट हम सीखेंगे, विच इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट ऑफ नो स्लिप। कंस्ट्रेंट ऑफ नो स्लिप ये सिंपल सा है कि इफ देयर इज स्ट्रिंग रैप्ड ऑन द पुली, देन string is wrapped on the pulley, then the point of contact of pulley with string and the point of string, they should have same velocity and same acceleration, तभी स्लिपिंग नहीं होगी। तो कंस्ट्रेंट ऑफ नो स्लिप इस बात को बोलता है। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन जरा देखना स्टार्ट करेंगे। तो पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें सिंपल एटवुड मशीन है,
ये हमारी सिंपल एटवुड मशीन है, देखेंगे अगर तो कैपिटल एम मास है बेटा, स्मॉल एम मास है। फॉर एग्जांपल ये पुली अगर नॉन आइडियल, ये आइडियल होती तो हमने इसका एक्सेलेरेशन निकालना सीखा है बेटा, अगर याद हो आपको, हमने अगर ये सिस्टम आइडियल पुली होती तो हमने एक्सेलेरेशन निकालना सीखा। कैपिटल एम बड़ा है स्मॉल एम से, मतलब ये मासलेस है और स्मूथ है, तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा ए एक्सेलेरेशन से, ये ऊपर जाएगा। एंड फिलहाल मैं बोल रहा हूं ये आइडियल है पुली, तो उस केस में ए निकालना हमने सीखा है। 2 बार न्यूटन्स लॉ या एक सिंगल न्यूटन्स लॉ भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दैट विल बी ए। ये हमने निकालना सीखा है अगर याद हो आपको। नाउ तो ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू हो गई। तो ये तब है जब पुली आइडियल है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहां पर ये है कि पुली आइडियल नहीं है, पुली इज नॉन आइडियल इस बार, तो हमें एक्सेलेरेशन निकालना है ब्लॉक्स का। ध्यान से देखेंगे बेटा, अब जब पुली आइडियल थी तो ये टेंशन टी थी, तो ये भी टी थी, तो ये भी टी थी और ये भी टी थी। लेकिन अगर पुली नॉन आइडियल है तो फिर अब पुली के इस तरफ और इस तरफ टेंशन सेम होना जरूरी नहीं है। और क्यों जरूरी नहीं है, ये मैंने पिछली क्लास में बात की है कि फ्रिक्शन लगेगा तो फिर वो सेम नहीं रहेगा। अब ये जो पुली का रेडियस दे रखा है उसने आर दे रखा है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने आई दे रखा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है हमारे इसका, और रेडियस इसका आर दे रखा है, इसका रेडियस आर है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। हाँ, तो हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ मास। अभी भी ये भारी है तो ऑब्वियसली ये नीचे जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा। रस्सी सेम कनेक्टेड है तो नो स्लिप, सॉरी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से हम बोल सकते हैं ये उसी एक्सेलेरेशन से ऊपर आएगा। लेकिन अब एक और मोशन होगा साथ में, और अब जो है वो पुली भी रोटेट करेगी। तो पुली अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, अगर देखेंगे तो ये रस्सी के पॉइंट्स आप इमेजिन करेंगे तो नीचे जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा। तो पुली अगर रोटेट करेगी तो ऐसे रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेट करनी चाहिए पुली। क्यों? क्योंकि इस तरीके से रोटेट करेगी तभी यहां नो स्लिप की कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो मान लेते हैं इसका एक्सेलेरेशन ए है और इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन है अल्फा, ये अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन से रोटेट कर रही है। तो अब उसके अलावा यहां टेंशन मान लेता हूं T1, तो यहां तक तो T1 होगी क्योंकि यहां तक रस्सी में और कोई फोर्स नहीं लग रही है, लेकिन ये जो रैप्ड पार्ट है उस पर फ्रिक्शन लगेगा, इसलिए यहां टेंशन अलग होगी T2, और ये टेंशन सॉरी ये T2, तो ये भी T2 अलग होगा। इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा क्वेश्चन, देखेंगे क्योंकि यहां नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ चुके हैं। तो क्या क्या वेरिएबल हैं एक बार नोट करेंगे कि वेरिएबल कौन कौन से यहां हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो वेरिएबल जो प्रेजेंट है, एक है T1, एक है T2, एक है A और एक है अल्फा। तो 4 अननोन है एक तरीके से, तो 4 अननोन है, तो आपको 4 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो आपको ये 4 इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं मैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए कंस्ट्रेंट पे हमेशा। तो यहां पर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट तो मैं लगा चुका हूं, यहां नो स्लिप का कंस्ट्रेंट है। नो स्लिप का कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है बेटा, कि रस्सी का पॉइंट और पुली के पॉइंट एक दूसरे पर स्लिप नहीं करने चाहिए। तो ऐसा अगर होना है तो रस्सी के पॉइंट का एक्सेलेरेशन है a और पुली के पॉइंट का एक्सेलेरेशन है अल्फा r। अगर इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा है और r इसका रेडियस है, तो उसका पुली के पॉइंट का एक्सेलेरेशन हो जाएगा अल्फा r। तो a शुड बी इक्वल टू अल्फा r, तो a की वैल्यू को अल्फा r के बराबर होना पड़ेगा। पहली इक्वेशन ये हो गई। नाउ दूसरी इक्वेशन, ये सबसे पहले नो कंस्ट्रेंट देखना आना चाहिए आपको, उसके बाद न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। अब एक एक करके ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ देखिए। पहले इसके ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ, T1 ऊपर स्मॉल mg नीचे, ऊपर एक्सेलेरेशन है तो T1 माइनस mg विल बी इक्वल टू ma। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ये मैंने लिखा ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ। इसका भी ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ लिख सकता हूं मैं। इस पर ग्रेविटी नीचे, T2 ऊपर और एक्सेलेरेशन नीचे माना है, तो ये हो जाएगा कैपिटल mg माइनस T2 इज इक्वल टू कैपिटल ma। दिस इज थर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया, ये दूसरा न्यूटन्स लॉ हो गया। पहले कंस्ट्रेंट से आया, कंस्ट्रेंट ऑफ नो स्लिप, ये 2 ट्रांसलेशन के न्यूटन्स लॉ। अब तीसरा, लेकिन एक और इक्वेशन चाहिए मुझे, 4 अननोन है क्योंकि। तो बेटा चौथी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी न्यूटन्स लॉ फॉर रोटेशन। और क्योंकि ये बॉडी रोटेट कर रही है बेटा, ये दोनों तो ट्रांसलेट कर रही हैं, तो ये वाला न्यूटन्स लॉ यहां लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये प्योर रोटेशन कर रही है और उसकी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगी। तो ये अगर बॉडी जो पुली है वो प्योर रोटेशन कर रही है, तो इसको केवल पुली को एक बार देखिए, तो केवल पुली को देखेंगे
तो पुली पर ये दो टेंशन्स लग रही हैं, ये T2 इधर और ये T1 इधर, और इसका अल्फा ऐसे माना है हमने, तो ऑब्वियसली T2 बड़ी होगी T1 से। तो जो अल्फा माना है उस डायरेक्शन के टॉर्क को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, उसके अपोजिट टॉर्क को नेगेटिव ट्रीट करेंगे। जैसे ट्रांसलेशन का न्यूटन लॉ लिखने में एक्सलेशन वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स ट्रीट करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स ट्रीट करते हैं। तो यहाँ रोटेशन का न्यूटन लॉ लिखने में अल्फा की डायरेक्शन में पॉजिटिव टॉर्क और अल्फा के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव टॉर्क। तो यहाँ सेंटर पर बैठकर देखेंगे बेटा, तो T2 मतलब अल्फा आपने एंटी क्लॉकवाइज माना है, तो T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज और T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज है, तो ये हो जाएगा T2 इंटू आर, परपेंडिकुलर दूरी देखेंगे तो आर है और इसकी भी आर है, माइनस करना पड़ेगा T1 इंटू आर। माइनस क्यों किया ये ध्यान से देखिए, क्योंकि ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क है और मैंने अल्फा ऐसे माना है, तो T2R माइनस T1R दिस शुड बी इक्वल टू आई अल्फा। तो ये इस तरीके से लिखना आना चाहिए। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन आई। तो एक बार 4 इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशन सॉल्विंग भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको टेक्निक दिखा रहा हूं बेटा। ये जो इक्वेशंस यहाँ बनेंगी तो इसमें हड़बड़ी नहीं करेंगे कि यहाँ इसको पुट कर दें, यहाँ इसको पुट कर दें और ऐसे पुट करते 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 कि हड़बड़ी मचा दें, नहीं, देखेंगे तरीका देखेंगे। बिल्कुल इक्वेशन बहुत अच्छी सी बनी है, अच्छे से उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस r को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा r, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमें a पता लगाना है, तो अल्फा की जगह लिख देंगे a बाई आर, तो ये इक्वेशन हो जाएगी T2 माइनस T1, अल्फा की जगह a बाई आर, तो आई a बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये इस तरीके से हो गया। अब ये 3 इक्वेशन अगर आपने अच्छे से लिखी है बेटा, तो T1 के साथ माइनस T1 आ रहा है और T2 के साथ माइनस T2 आ रहा है, तो तीनों को सिंपली ऐड कर दीजिए तो आपके चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, टेंशन्स जो हैं। ये हो जाएगा कैपिटल mg माइनस स्मॉल mg, दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। तो ये हमारा सिंपल सॉल्व करके सही तरीके से इधर उधर पुट नहीं करेंगे, जो कंस्ट्रेंट नो स्टेप से जो इक्वेशन आ रही है उसको पुट करेंगे सबसे पहले, और बाकी न्यूटन्स लॉस की इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो करेंगे। तो ये टेक्निक अपनाएंगे बेटा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ए की वैल्यू निकल के आ रही है कैपिटल M माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई g डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अगर पुराने वाले एक्सलेशन से इसको कंपेयर करेंगे बेटा, तो आप देखेंगे कि ये वाला एक्सलेशन पुराने वाले से कम है। मतलब इस सिस्टम जब नॉन आइडियल पुली है और जब आइडियल पुली है, तो नॉन आइडियल पुली वाले केस में डिनोमिनेटर बड़ा हो चुका है, न्यूमरेटर सेम है दोनों में, तो मतलब ये एक्सलेशन जो है इट इज लेस देन दिस। वो इसलिए क्योंकि इसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, तो वो भी इनर्शिया कॉज कर रहा है, तो उस वजह से एक्सलेशन घट जा रहा है। इनर्शिया को कॉज कर रहा है, मतलब वो मोशन के चेंज को अपोज करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए एक्सलेशन की वैल्यू कम हो जा रही है। ठीक है, प्लीज ये जो प्रॉब्लम किया मैंने अभी, अपने हाथों से खुद सॉल्व करिए बिना देखे। एक बार तो आपने देख लिया अभी, नाउ ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट सीइंग विथ योर ओन हैंड्स इन द रफ बुक। ठीक है, खुद अपने हाथों से करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसी टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डायनेमिक्स में हमें हैंडल करनी पड़ती हैं। जैसे अगला क्वेश्चन जो है इट इज ऑफ स्टेप्ड पुली, तो काफी बार क्वेश्चन में हमको स्टेप्ड पुली हैंडल करनी पड़ती है, स्टेप्ड पुली हैंडल करनी पड़ती है काफी बार। तो स्टेप्ड पुली क्या होती है? तो स्टेप्ड पुली को इमेजिन करना है बेटा, तो आप पतंग उड़ाने वाली चरखी इमेजिन करिए। चरखी देखिए आपने, चरखी देखी होगी मोस्ट प्रोबेबली, पतंग उड़ाने वाली चरखी जो होती है कुछ इस तरीके से होती है। तो उसमें क्या होता है, एक ये इमेजिन करिए कि ये वैसे हम रस्सी यहाँ रैप करते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा बड़ा होता है ऐसे करके तो इसमें भी रैप कर सकते थे। तो ऐसे करके ये चरखी इमेजिन करेंगे अगर आप, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये जो चरखी है, तो इस पे ये रस्सी रैप्ड है इस तरीके से। तो मतलब आप या तो इनर जो कम रेडियस वाला पार्ट है उस पर कर सकते हैं, या ज़्यादा रेडियस वाले पार्ट पे भी कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है स्टेप्ड पुली। तो स्टेप्ड पुली में सेम ही पुली होती है, मतलब अगर ये रोटेट करेगी तो अंदर वाले का और बाहर वाले का ओमेगा या अल्फा सेम ही होगा, लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो दिस इज कॉल्ड अ स्टेप्ड पुली। तो स्टेप्ड पुली का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखेंगे तो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्टेप्ड पुली। तो वहां पर एक स्टेप्ड पुली दिखा रखी है हमको और हमसे पूछा है
द एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम। तो अल्फा पूछा हुआ है, देखेंगे कैसे करना है इस सवाल को। तो ये हमारा ब्लॉक है, दिस इज ऑफ 5 kg और ये है दिस इज ऑफ 4 kg। तो ये हमारा सेंटर है, ये 1 मीटर की दूरी है और ये 2 मीटर की दूरी है, ये 1 मीटर की और 2 मीटर की दूरी है, मतलब रेडियस दोनों के अलग अलग हैं। ये आप ये साइड व्यू दिखा रखा है, लेकिन ये सेम ही पुली है, बस सेम पुली में 2 स्टेप्स हैं एक तरीके से, इसलिए इसको स्टेप्ड पुली बोला जाता है। ठीक है, नाउ हमसे पूछ रहा है व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 4 kg मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द एंगुलर एक्सलेशन ऑफ द पुली, अल्फा पूछ रहा है पुली का। ठीक है, तो अब देखेंगे ध्यान से बेटा, यहां पर क्या है, ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है। ठीक है, 2 अलग अलग रस्सियां हैं, वो सेम रस्सी नहीं है। नाउ ये मान लेता हूं ये नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सलेशन अगर A1 माना मैंने फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ, तो ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा, तो इस पुली को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, तो मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा, तभी यहां नो स्लिप की कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये यहां पर जो रस्सी लगी है तो इसको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर तो इसका एक्सलेशन मुझे ऊपर एज्यूम करना पड़ेगा, तब यहां पर नो स्लिप की कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी। तो अगर देखेंगे ध्यान से तो A1, अब यहां टेंशन मान लेते हैं T1, तो यहां तक ये भी टेंशन T1 होगी क्योंकि यहां तक कोई फोर्स नहीं लग रही है। ये अलग रस्सी है, तो यहां टेंशन T2 माना मैंने, तो यहां टेंशन T2 हो जाएगी। तो यहां पर अगर अननोन देखेंगे बेटा, तो नंबर ऑफ अननोन यहां पर 5 है, एक है A1, A2, अल्फा, T1 और T2। तो 5 अननोन है, तो 5 इक्वेशन आएंगी कहां से और उनको लिखना कैसे है। सबसे पहले कभी भी हम लिखेंगे नो स्लिप का कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो नो स्लिप का कंस्ट्रेंट इक्वेशन तो 2 जगह है बेटा, एक यहां और एक यहां। इस जगह देखेंगे तो इसका एक्सलेशन अगर A1 है तो इसका एक्सलेशन A1 हो जाएगा और इसका एक्सलेशन हो जाएगा अल्फा इंटू बड़ा R विच इज 2 मीटर। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी A1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू R। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी A2 विल बी इक्वल टू अल्फा इंटू 1 इंटू अल्फा इंटू R। तो ये 2 इक्वेशन आ जाएंगी नो स्लिप के कंस्ट्रेंट से। बाकी 3 इक्वेशन हम लिखेंगे न्यूटन्स लॉ से। इसके ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ, इसके ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ और इसके रोटेशन का न्यूटन्स लॉ। ध्यान से देखेंगे बेटा, इसके ट्रांसलेशन न्यूटन्स लॉ, 50 नीचे T1 ऊपर, एक्सलेशन नीचे माना है, तो 50 पॉजिटिव T1 नेगेटिव इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। ये इसके ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ। इसके ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ, T2 माइनस 40 इज इक्वल टू 4A2, ऊपर की तरफ A2 तो T2 भी ऊपर, ग्रेविटी नीचे, तो T2 माइनस 40 शुड बी इक्वल टू 4A2। ये इसके ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ। फिर इसके रोटेशन का न्यूटन्स लॉ, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बैठ के देखेंगे, हमने अल्फा ऐसे माना है, तो T1 का टॉर्क पॉजिटिव, तो T1 इंटू ये दूरी हो गई 2 R क्रॉस F। T1 का टॉर्क पॉजिटिव लेंगे तो T2 का टॉर्क नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस T2 इंटू 1 दैट शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो यहां पर ये इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। नाउ अच्छे से करेंगे, ज्यादा हड़बड़ाएंगे नहीं। T1 के साथ यहां 2 है, T2 के साथ -1 है, तो T2 तो ठीक है कैंसिल हो जाएगा। T2 के साथ 2 है, तो यहां 2 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इन इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, तो उससे टेंशन गायब हो जाएंगी। बाकी A1 A2 की जगह मैं अल्फा ये लिख सकता हूं, या ये अल्फा की टर्म्स लिख सकता हूं। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 2T1 और प्लस 2T1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस T2 और प्लस T2 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 10A1 प्लस 4A2 प्लस I अल्फा, और I 4 दे रखा है मुझे। नाउ तो यहां से हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 10, A1 की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा प्लस 4 इंटू A2 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस 4 अल्फा। तो यहां से देखेंगे तो 60 इज इक्वल टू 20 प्लस 4 विच इज 28 अल्फा। तो ये कैंसिल होगा, तो 7 जा और 15 जा, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है 15/7 विच इज 2.1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, 2.1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इट विल मैच विथ ऑप्शन ए। तो ये इस तरीके के सवाल कभी कभी आ सकते हैं। तो बेटा इक्वेशन बनाने के बाद हड़बड़ाएंगे नहीं, अगर आप हड़बड़ाए तो फिर पहले तो इक्वेशन बनाना आना चाहिए और फिर उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है।
नाउ आगे के जो क्वेश्चन है काफ़ी मतलब आप देखेंगे तो बहुत काफ़ी डरावने सवाल दिख रहे हैं, बट दे आर नॉट दैट मच डिफिकल्ट अगर आप इक्वेशन अच्छे से बनाएंगे बेटा। जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 8th का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा अगर आप इक्वेशन अच्छे से बनाएंगे बिना हड़बड़ाए। उनको देख के लगता है बहुत सारी इक्वेशन बनेंगी, बिल्कुल बनेंगी बहुत सारी इक्वेशन, लेकिन आप अगर अच्छे से करेंगे तो सारी चीज़ें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। तो ये ब्लॉक है m1 मास का, ये ब्लॉक है m2 मास का। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। ये रेडियस है R3, ये रेडियस है R2 और ये रेडियस है R1, R3, R2, R1। नाउ हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है। ऑब्वियसली सारी पुली नॉन आइडियल है, तो मान लेता हूं फॉर एग्जांपल m1 बड़ा है m2 से। फॉर एग्जांपल मुझे पता नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एक्सेलरेशन a नीचे एज्यूम कर लिया। नाउ सिंगल रस्सी गई है यहां से यहां, तो ऑब्वियसली ये ऊपर को आएगा और सेम a मैग्नीट्यूड के एक्सेलरेशन से ऊपर को आएगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ठीक हो गया। लेकिन यहां टेंशन अगर मैंने T1 मानी तो यहां तक तो T1 होगी, लेकिन यहां T1 नहीं होगी क्योंकि ये रैप्ड है इस पर, तो ये मानना पड़ेगा T2। यहां तक T2 होगी, फिर ये रैप्ड है तो ये टेंशन T2 नहीं होगी, ये टेंशन माननी पड़ेगी T3। या ये T3 होगी, फिर रैप्ड है तो ये टेंशन T3 नहीं होगी, ये T4, तो ये T4। और ये ग्रेविटी लगेगी M2G और ये ग्रेविटी लग रही होगी M1G। तो अगर देखेंगे ध्यान से तो इस तरीके से ये यहाँ पर अननोन्स क्या क्या है। अच्छा हाँ, ये A से नीचे जाएगा तो ये पॉइंट नीचे जाएगा, तो ये ऐसे रोटेट करना चाहिए α1 से। अब मुझे α1 अननोन है। अब ये रस्सी ऊपर जा रही है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा α2 से, ये रस्सी नीचे जा रही है तो इसको ऐसे करना पड़ेगा α3 से। तो इस तरीके से अगर नंबर ऑफ अननोन देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, A, α1, α2, α3, T1, T2, T3, T4। तो नंबर ऑफ अननोन्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बट एक्चुअली हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर ऑफ अननोन्स है तो 8 इक्वेशन बनानी है, बनाइए। सबसे पहले लिखेंगे नो कंस्ट्रेंट, नो स्लिप का कंस्ट्रेंट। तो इस जगह नो स्लिप का कंस्ट्रेंट से आएगा A इज इक्वल टू α1 R1। इस जगह नो स्लिप के कंस्ट्रेंट से आएगा, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन A होगा तो A शुड बी इक्वल टू α2 R2। इस जगह नो स्लिप के कंस्ट्रेंट से आएगा A इज इक्वल टू α3 R3। तो 3 इक्वेशन तो यही बन गई हमारी नो स्लिप के कंस्ट्रेंट। बाकी 5 इक्वेशंस बची, 1 2 3 4 5 के न्यूटन्स लॉ। ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ लिखूं तो m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1 इंटू A। ये पहला न्यूटन्स लॉ ट्रांसलेशन का। इसके रोटेशन का न्यूटन्स लॉ लिखूंगा तो α1 ऐसे माना है तो T1 का टॉर्क पॉजिटिव, तो T1 इंटू R1 माइनस T2 इंटू R1, ये अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क इज इक्वल टू I1 इंटू α1। दूसरा इसका टॉर्क देखेंगे तो T2 इंटू R2 माइनस T3 इंटू R2, दैट शुड बी इक्वल टू I2 इंटू α2। इसका इक्वेशन T3 इंटू R3 माइनस T4 इंटू R3, दैट शुड बी इक्वल टू I3 इंटू α3। और फाइनली इसका न्यूटन्स लॉ T4 पॉजिटिव लेंगे तो T4 माइनस M2G, दैट शुड बी इक्वल टू M2 इंटू A। तो ये 5 न्यूटन्स लॉ आ गए। अब पेशेंटली आराम से R1 को पहले राइट हैंड साइड ले जाएंगे, R2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, R3 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद α1 की जगह लिख देंगे A अपॉन R1, तो ये हो जाएगा I1A अपॉन R1 स्क्वायर। α2 की जगह हो जाएगा I2A अपॉन R2 स्क्वायर और α3 की जगह हो जाएगा I3A अपॉन R3 स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आ जाएंगी। बाकी अब इसके बाद आप आसानी से अगर सब इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो T1 से T1, T2 से T2, T3 से T3 और T4 से T4 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा केवल M1 माइनस M2 इंटू G, दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड A कॉमन आएगा और ये आएगा M1 प्लस I1 बाई R1 स्क्वायर प्लस I2 बाई R2 स्क्वायर
प्लस I3/R3² प्लस M2 दैट इंटू ए। तो ये आ जाएगा, तो ए की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो क्या निकल के आ रही है, तो ए की वैल्यू निकल के आ रही है M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस I1/R1² प्लस I2/R2² प्लस I3/R3² प्लस M2। तो ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी एक्सलेशन की, ठीक है। नेक्स्ट, अगले 3 क्वेश्चन भी इसी वैरायटी के हैं, बस कहीं कहीं पर स्टेप पुली है, तो न्यूटन्स लॉ और नो स्लिप का कंस्ट्रेंट अच्छे से लिखेंगे। तो क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आर होमवर्क, मैं फोर्थ पार्ट करके दिखा रहा हूँ। सेकंड एंड थर्ड पार्ट होमवर्क है बेटा, सेकंड एंड थर्ड पार्ट होमवर्क है, वो सॉल्व करेंगे प्लीज़ और मुझे सोल्यूशन भेजेंगे। मैं फोर्थ पार्ट करके दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा सा लेंदी है, तो एक बार मैं कर दे रहा हूँ उसको। यहाँ पर ट्रिपल स्टेप पुली है फोर्थ पार्ट में, देयर इज ट्रिपल स्टेप पुली। ट्रिपल स्टेप पुली का मतलब है, देखें अगर आप तो ट्रिपल स्टेप पुली है, ये एक हो गया, यहाँ पर 3m, यहाँ पर एक लगा हुआ है 2m और यहाँ पर लगा हुआ है m। तो ये ट्रिपल स्टेप पुली है, इसका रेडियस है r, इसका रेडियस है 2r और इसका रेडियस है 3r। तो ये ट्रिपल स्टेप पुली है, देखेंगे तो यहाँ पर हमें इसका अल्फा निकालना है, ठीक हो गया। तो मान लेता हूँ 3m नीचे जा रहा है, इसका एक्सलेशन a1 है, नीचे ये नीचे जा रहा है, तो इसका अल्फा आपको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक हो गया। ये अल्फा ऐसा एज्यूम किया तो ये रस्सी नीचे जाएगी तो इसका एक्सलेशन a2 नीचे मानना पड़ेगा, और ये वाली रस्सी ऊपर आएगी तो इसका एक्सलेशन a3 ऊपर मानना पड़ेगा। बाकी यहाँ टेंशन T1 मानेंगे तो यहाँ पर भी T1 होगी, यहाँ अलग माननी पड़ेगी T2 तो यहाँ T2 होगी, यहाँ अलग माननी पड़ेगी T3 तो यहाँ T3 होगी। तो अननोन, नंबर ऑफ अननोन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब अल्फा A1 A2 A3 T1 T2 और T3, 3 अननोन, 7 अननोन है, कोई बात नहीं, एक एक करके इक्वेशन लिखेंगे। पहले नो स्लिप का कंस्ट्रेंट, इस जगह नो स्लिप का कंस्ट्रेंट A1 शुड बी इक्वल टू अल्फा इंटू 3r, A1 शुड बी इक्वल टू अल्फा इंटू 3r। इस जगह नो स्लिप का कंस्ट्रेंट A2 शुड बी इक्वल टू अल्फा, ये दूरी r है, ध्यान देंगे, A2 शुड बी इक्वल टू अल्फा इंटू r। इस जगह नो स्लिप का कंस्ट्रेंट A3 शुड बी इक्वल टू अल्फा इंटू 2r। तो ये इस तरीके से ये न्यूटन्स लॉ, सॉरी नो स्लिप के कंस्ट्रेंट 3 जगह पे। फिर इसके बाद एक एक करके न्यूटन्स लॉ, ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ, ये आ जाएगा T1 पॉजिटिव लेंगे और सॉरी 3mg पॉजिटिव लेंगे, तो 3mg माइनस T1 इज 3m इंटू A1, 3mg माइनस T1 इज इक्वल टू 3m इंटू A1, ठीक है। फिर इसके बाद इसका नीचे है तो ठीक है, इसका भी नीचे है तो ये हो जाएगा 2mg माइनस T2 इज इक्वल टू 2m इंटू A2। इसका ऊपर है तो T3 माइनस mg शुड बी इक्वल टू m इंटू A3। ये इन तीनों का ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ हो जाएगा। बचा इसका रोटेशन का न्यूटन्स लॉ, तो इसके सेंटर के अबाउट देखेंगे तो T1, ये अल्फा ऐसे एज्यूम किया है तो T1 और T2 का टॉर्क सेम डायरेक्शन में है, T3 का अपोजिट में है, तो T1 का टॉर्क हो जाएगा T1 इंटू 3r प्लस T2 इंटू r माइनस T3 इंटू 2r, दैट शुड बी इक्वल टू I इंटू अल्फा। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ मतलब ये ट्रांसलेशन का न्यूटन्स लॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, r को राइट हैंड साइड ले जाएंगे और ध्यान से यहाँ 3T1 है तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर T2 तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर T3, यहाँ 2T3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन तीनों चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ध्यान से देखेंगे 9mg प्लस 2mg माइनस 2mg, 3T1 से 3T1 कैंसिल होगा, T2 से T2 कैंसिल होगा और T3 से T3 कैंसिल होगा, दैट शुड बी इक्वल टू हाँ, A1 की जगह क्या लिख सकते हैं, A1 की जगह लिख सकते हैं 3 अल्फा r, तो ये 3 3 9 है और एक और 3 आएगा तो एक तरीके से ये हो जाएगा दिस विल बिकम 9 3 27 m अल्फा r।
फिर यहाँ पर ये इसकी जगह आ जाएगा A2 की जगह अल्फा आर, तो 2m अल्फा आर, और A3 की जगह 2 अल्फा आर, तो एक 2 है और एक 2 आएगा, तो 4m अल्फा आर। तो यहाँ पर जो आ जाएगा इन तीनों को ऐड करेंगे तो 27 प्लस 2 29, 29 प्लस 4 33, 33 m अल्फा आर प्लस I अल्फा बाई आर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर से जो इक्वेशन निकल के आ गई, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो निकल के आ गई, तो 9 प्लस 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 9mg इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन लिया तो ये आ गया r, अगर एलसीएम लिया तो ये आया 33 mr स्क्वायर, 33 mr स्क्वायर प्लस i। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 9mgr अपॉन 33 mr स्क्वायर प्लस i। एक बार चेक करेंगे बेटा कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की है, खुद एक बार कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट होमवर्क है बेटा, करके लाएंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की हैं, तो प्लीज़ आज होमवर्क भी इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है बेटा, मतलब ये वाला पार्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसका, तो प्लीज़ आज अच्छे से करेंगे। ये जो 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इनको एक बार ट्राई करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में डायनेमिक्स को फिनिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू।